हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने एक क्लास शुरू की है आबकारी और जो परिवहन सिपाही है उसके लिए, ठीक है, साथ ही आबकारी उप निरीक्षक जो है उसके लिए ये क्लासेस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जो नए बच्चे हैं, खास तौर पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको उत्तराखंड समझना है और साथ ही जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी रिविजन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। ठीक है, बाकी आप मेरी अन्य क्लास है जो उत्तराखंड का इतिहास है और उत्तराखंड का जो परीक्षावाणी सीरीज है, साथ ही उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व हैं और जो हिंदी में कवि इत्यादि मैंने कराई हैं, जिला दर्शन है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें भी मैं जिला दर्शन आपको अलग से कराऊंगा अभी। और इसके अलावा पॉलिटी, जियोग्राफी और जो हिस्ट्री है, इसके भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड नदी तंत्र। ठीक है, तो नदी तंत्र को हम बहुत गहराई से जानने वाले हैं और इसी से रिलेटेड होमवर्क भी मैं आपको दूंगा। साथ ही जो अन्य होमवर्क है वो भी मैं आपको दूंगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट किया होगा। छोड़िएगा मत, ठीक है। छोड़ोगे देखो आपके लिए दुगना हो जाएगा, हर दिन होमवर्क बढ़ता रहेगा यदि आप लोग होमवर्क छोड़ते हैं। तो इसलिए आपने होमवर्क एक दिन भी नहीं छोड़ना है, प्रतिदिन होमवर्क को आपने करना ही करना है, ठीक है। और एक टारगेट लेकर चलिए कि 40 दिनों में आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तराखंड नदी तंत्र। देखो, मुख्यतः यहाँ पर जो नदियां हैं, कितनी नदियां यहाँ पर मुख्य नदियां, इसको हम थोड़ा पहले पार्ट में समझते हैं, ठीक है। एक है देखो यमुना नदी है, दूसरी यहाँ पर देखो गंगा नदी, और तीसरी नदी कौन सी गंगा के अलावा यहाँ पर जाएगी काली नदी, ठीक है। यमुना नदी कहाँ है? पश्चिम में। सबसे पश्चिम में जो नदी है कौन सी है? यमुना नदी है। मध्य में कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है, मध्य में है। और काली नदी कहाँ है? पूर्व में। तो अब देखो, उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र कौन सा हो जाएगा? यमुना नदी तंत्र। सबसे पूर्वी नदी तंत्र कौन सा है? काली नदी तंत्र। ये दो आपके क्वेश्चन सबसे पहले बन गए। इसमें भी सबसे पश्चिमी नदी कौन सी आएगी? टोंसी नदी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य बॉर्डर बनाने का काम करती है। और जो काली नदी पूर्व में जो भारत और नेपाल है उसके मध्य बॉर्डर बनाने का काम करती है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी नदी कौन सी हो गई? काली। सबसे पश्चिमी नदी कौन सी हो गई? टोंस। और पश्चिमी नदी तंत्र कौन सा हो गया? यमुना, ठीक है। अब यमुना का जाल कहाँ कहाँ बिछा हुआ है और गंगा का जाल कैसे बिछा हुआ है और काली नदी का जाल कैसे बिछा हुआ है, इन चीजों पर चर्चा करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्वेश्चन भी इनमें अंदर से ही बनता है, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा गंगा कहाँ बहती है, अलकनंदा कहाँ बहती है, इनकी सहायक नदियां, इनकी लंबाई कितनी है, कौन से संगम पर कौन सी नदी मिल रही है, ठीक है, किस ओर से मिल रही है और कौन सा शहर उसके किनारे बसा हुआ है, ये सारी चीजें जो फैक्ट बनते हैं नदी तंत्र से, सारे फैक्ट हम इसमें कवर करेंगे। और पूरा नदी तंत्र एक ही क्लास में, क्योंकि हमारे पास समय कम है, ठीक है। वैसे तो 2-3 दिन इसमें टॉपिक में लगता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि इसको एक ही क्लास में हम बेहतर तरीके से समझ पाए। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, एक मोटा मोटा अंदाजा लगाओ। यमुना नदी, इसमें देखो एक यमुना नदी मुख्य होगी, दूसरी कौन सी होगी? टोंस उपतंत्र, ठीक है। टोंस उपतंत्र, साथ ही इसकी सहायक नदियां जो आएंगी। गंगा नदी तंत्र है, ये बटा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एक भागीरथी उपतंत्र मिलेगा, ठीक है, भागीरथी उपतंत्र। दूसरा आपको इसमें मिलेगा देखो अलकनंदा उपतंत्र, ठीक है। और तीसरा आपको कौन सा मिलेगा इसमें? यह नयार उपतंत्र, ठीक है, नयार उपतंत्र। अब इनकी सहायक नदियां हम इसमें और विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप लोग इसी तरह से एक पहले डायग्राम बनाते रहो। और पूर्व में देखो काली नदी है, यहाँ पर आपको मिलेगी एक पूर्वी धौली गंगा, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा। और दूसरी यहाँ पर जो मुख्य नदी मिलेगी सरयू उपतंत्र, सरयू उपतंत्र, ठीक है। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। देखो, राज्य में नदियां मुख्यतः 3 नदियां हैं जो बड़ी नदियां, ठीक है। यमुना नदी है जो कि गंगा के सहायक है, दूसरी गंगा सबसे बड़ी भारत की नदी, ठीक है। और तीसरी काली नदी है जिसको शारदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में काली नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड से नेपाल में प्रवेश करती है तो ये शारदा नदी कहलाती है। देखो, यमुना का टोंस उपतंत्र है, टोंस इसकी सहायक नदी है, किसकी? यमुना की, ठीक है। टोंस सहायक नदी है। और गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। और इसमें आती है देखो नयार उपतंत्र, एक इसमें सोंग उपतंत्र भी आता है, ठीक है, सोंग नदी, सोंग नदी, ये भी इसका उपतंत्र है।
ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे एक एक करके। और तीसरा देखो काली नदी जो कि पूर्व में बहती है, पश्चिमी धौलीगंगा इसकी सहायक नदी है, और भी है कुठिया आंगटी इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी सरयू भी है, ठीक है। और इसमें एक सहायक नदी इसकी गौरी गंगा भी है, इसकी सहायक नदी लधिया भी है, ठीक है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। साथ ही सरयू तंत्र जो कि बागेश्वर से अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद पिथौरागढ़ में, ठीक है, चंपावत पिथौरागढ़ होती है, पिथौरागढ़ में किससे मिल जाती है, काली नदी से। तो इस तरह से हम इस नदी तंत्र की चर्चा करने वाले हैं। अब आप इसका बेसिक समझ गए हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं यमुना तंत्र, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे यमुना तंत्र। देखो यमुना नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री के समय एक पड़ता है बंदरपूंछ, ठीक है, बंदरपूंछ है, वैसे बंदरपूंछ से नदी निकलती है यमुना नदी, ठीक है, बंदरपूंछ से निकलती है और राज्य में बहती है, ठीक है। अब यहां पर इसका एक चित्र बनाते हैं। अब इस डायग्राम में आपने समझना है, ये निकली बंदरपूंछ से। अब आपको पता होना चाहिए बंदरपूंछ उत्तरकाशी में पड़ेगा। नदी कहां से निकलती है, उत्तरकाशी से, तो बंदरपूंछ कहां पर पड़ेगा, उत्तरकाशी, ठीक है। आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि बंदरपूंछ चोटी कहां है, उत्तरकाशी में, ठीक है। बंदरपूंछ से यमुना नदी निकली और राज्य में ढालीपुर तक जाती है, देहरादून के पास में पड़ता है, ठीक है। यहां तक का इसकी लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर। तो राज्य में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर। और देश में कितनी लंबाई है इसकी, 1384 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक। और संगम कहां पर बनता है इनका, प्रयागराज में। और प्रयागराज कहां पर पड़ता है, यूपी, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद था। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। बंदरपूंछ से नदी निकलती है यमुना नदी, 136 किलोमीटर राज्य में बहती है, ढालीपुर से बाहर चली जाती है, ठीक है। देश में इसकी लंबाई 1384, राज्य में 136, गंगा की सहायक नदी, और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें देखो, जो प्रमुख नदी है एक आती है यहाँ पर कमलगाड़, ठीक है, कमलगाड़, जो कि कहां पर मिलती है, पुरोला में। अब एक और चीज आपका कंप्लीट हो गया कि पुरोला कहाँ है, पुरोला कहाँ होगा, उत्तरकाशी में, क्योंकि बहने का जो इसका क्षेत्र है, जो इसका अपवाहक क्षेत्र है, वो एक उत्तरकाशी में और दूसरा देहरादून में। हमने पश्चिम में देखा था मैप में कि पश्चिम में केवल उत्तरकाशी और देहरादून ही हमें दिखाई दे रहा था, तो किसी और जिले में नहीं जाएगी, ठीक है। उत्तरकाशी में बहेगी और उसके पश्चात देहरादून में बहेगी और फिर राज्य से बाहर हो जाएगी। देखो पुरोला में इसमें कमलगाड़ मिलती है, ठीक है। कमलगाड़ जो इसका घाटी है वो धान के लिए अति प्रसिद्ध है, जो लाल कलर का चावल होता है उसके लिए अति प्रसिद्ध है, ठीक है। यमुना घाटी, ध्यान रखिएगा। पुरोला, पुरोला किस नदी के तट पर हो गया, यमुना नदी के तट पर। एक किन दो नदियों के संगम पर हो गया, कमलगाड़ और जो यमुना नदी आ रही है इनके संगम पर, ठीक है। तो पहली इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई, पुरोला में कमलगाड़, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक नदी आती है टॉन्स नदी, ठीक है, टॉन्स नदी। अब देखो टॉन्स भी दो शाखाओं में निकल रही है, ठीक है, दो शाखाओं में टॉन्स निकली। और ये डाक पत्थर में, कहां पर मिली, डाक पत्थर, ठीक है। डाक पत्थर में किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 148 किलोमीटर, ठीक है, 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि डाक पत्थर में यमुना से मिल जाती है। अर्थात यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, टॉन्स नदी। दो शाखाओं में निकल रही है, ठीक है। इसकी जो दो शाखाएं देखो कौन कौन सी है, एक है सुपिन शाखा, ठीक है, एक है सुपिन शाखा और एक है रूपिन शाखा, ठीक है। एक है सुपिन शाखा जो कि कहां से निकलती है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी, ये भी कहां पर पड़ेगा, उत्तरकाशी में पड़ेगा। दूसरी रूपिन से निकलती है, कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक हिमाचल प्रदेश से निकल रही है रूपिन, दूसरी निकल रही है सुपिन जो कि उत्तरकाशी से स्वर्गारोहिणी से निकल रही है। दो नदियां निकली और मिली कहां पर, नेटवाड़ में, ठीक है, नेटवाड़, ये भी उत्तरकाशी में आ जाएगा। नेटवाड़ में मिली और यहां से ये टॉन्स गई, कुछ टाइम ये तमसा के रूप में जानी जाती है, ठीक है, तमसा टॉन्स का ही नाम है। उसके पश्चात टॉन्स के रूप में आगे बढ़ते हैं। टॉन्स की कुल लंबाई कितनी, 148 किलोमीटर। आपका ये भी कंप्लीट हो गया टॉन्स नदी।
डाक पत्थर में मिल रही है किससे? यमुना नदी से। यमुना की सहायक है, 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। रूपिन और सुपिन दो शाखाएं, सुपिन शाखा उत्तरकाशी से निकलती है, रूपिन शाखा हिमाचल से निकलती है, ठीक है। नेटवाड़ में मिल जाती है। टॉन्स नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद डाक पत्थर में यमुना से मिल जाती है। तो अब डाक पत्थर किस नदी के तट पर हो गया? यमुना नदी के तट पर, ठीक है। इसी में देखो बीच में एक नदी आती है यहाँ पर, रिखनाड़, ठीक है। रिखनाड़ नदी कहां पर मिलती है? लाखा मंडल में। लाखा मंडल में किससे मिलती है? यमुना से, ठीक है। तो लाखा मंडल है किन दो नदियों के संगम पर है? कई बार प्रश्न बना हुआ, आप पुराने पेपर उठाइए। तो रिखनाड़ और यमुना के संगम पर है कौन? लाखा मंडल, ठीक है। और किस नदी के तट पर हो जाएगा? यमुना नदी के तट पर। अब देखो साथ ही साथ आपके शहर जो नगर हैं बसे हुए किनारे में, वो भी कवर हो रहे हैं। पुरोला यमुना नदी के तट पर है, लाखा मंडल यमुना नदी के तट पर है, डाक पत्थर यमुना नदी के तट पर है। इसी के आगे एक आता है कालसी, ठीक है। कालसी अशोक का शिलालेख यहाँ से मिला हुआ है, वो हिस्ट्री का विषय है, उसको वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कालसी भी किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। एक यहीं पर मिलती है, इसमें विकासनगर में ही। आपको केवल याद कराने के लिए मैं आपको इस मैप को दिखा रहा हूं, ठीक है। एक नदी मिलती है, एक आसन नदी, ठीक है। आसन नदी ये भी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। एक नदी आती है बीच में, अलगाड़ नदी, ठीक है। अलगाड़ नदी जो कि जौनसार क्षेत्र से आती है, विकासनगर के आसपास से मिलती है, ठीक है। ये आपको केवल याद कराने की दृष्टि से एक मैं मैप में इसको दर्शा रहा हूं, ताकि आप लोग इस मैप को याद रख सको, ठीक है। आपको रट्टा यदि मारोगे तो रट्टा मारने में बहुत समय लगेगा, और रट्टा मार के कभी समझ नहीं पाओगे। एक बार मैप को समझ लो, नदी कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। भले आप जगह भूल जाओ लेकिन नदी नहीं भूलोगे, उसका आपको मन में एक चित्र बना रहेगा, ठीक है। ये जाल सा आपके मन में एक बना रहेगा। देखो विकासनगर भी अलगाड़ नदी और यमुना नदी के संगम पर है, ठीक है। तो अलगाड़ नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? अलगाड़ नदी मौड़ मेलों के लिए, ठीक है। मौड़ मेला, एक बार एक प्रश्न बना हुआ था, मौड़ मेला किस नदी में लगता है? तो अलगाड़ नदी में लगता है। मौड़ मेला क्या होता है? जो जौनसारी जनजाति है एक त्योहार मनाते हैं, मछली पकड़ने का त्योहार, ठीक है, उसी को मौड़ बोलते हैं। तो मौड़ मेला किस नदी पर लगता है? अलगाड़ नदी पर। कहां पर? चक्राता क्षेत्र में, ठीक है। जौनसारी जनजाति इस मेले को आयोजित करती है। तो मौड़ मेले के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी होगी? अलगाड़। आसन नदी भी किसकी सहायक है? यमुना की। और यहाँ पर यमुना राज्य से बाहर हो गई, ठीक है। तो ये यमुना का अंतिम बिंदु। अब एक बार यमुना तंत्र रिवीजन करते हैं। बस यमुना तंत्र में कुछ नहीं है इसके अलावा, बाकी जो इसकी अन्य सहायक नदियां उसमें देखो, एक आप हनुमान गंगा याद रख सकते हैं, ठीक है। हनुमान गंगा जो कि खरसाली में मिलती है। खरसाली किसका है? यमुनोत्री का शीतकालीन प्रवास है खरसाली। आपका ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो खरसाली में हनुमान गंगा मिलती है। अब कितने सारे स्थल यहाँ पर आए हैं? पुरोला आया आपका, लाखा मंडल आया, कालसी आया, डाक पत्थर आया, विकासनगर आया। 5 स्थल तो आ गए आपके जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। साथ ही कुछ एकाध स्थल और जो जैसे नैनबाग, आपने ये भी, ठीक है, ये भी लिखना है आपने साथ ही साथ कौन सा स्थल किसके किनारे बसा हुआ है। कभी कभी प्रश्न बन जाता तो नैनबाग भी इसके किनारे बसा हुआ है। नौगांव, ठीक है, नौगांव इसके किनारे बसा हुआ है। देखो जानकी चट्टी, ठीक है, हनुमान चट्टी। बस 10 स्थल हो गए आपके, इससे ज्यादा तो पूछेगा भी नहीं। नौगांव, नैनबाग, नौगांव, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी भी यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। विकासनगर, कालसी, लाखा मंडल, पुरोला ये सब यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यहीं पर यमुनोत्री धाम भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यमुनोत्री धाम ये भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आसन नदी इसकी लास्ट सहायक नदी राज्य में। अलगाड़ नदी जो कि मौड़ मेले के लिए प्रसिद्ध है, विकासनगर में आके मिलती है। टॉन्स नदी जो कि 2 शाखाओं में आ रही है, रूपिन और सुपिन। सुपिन उत्तरकाशी से निकल रही है, रूपिन हिमाचल से निकल रही है, ठीक है। नेटवाड़ में इनका संगम होता है। 148 किलोमीटर बहने के बाद डाक पत्थर में किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। और यमुना नदी बंदरपूंछ से निकल रही है, यमुनोत्री के किनारे से बहते हुए। पुरोला में इसमें कमलगाड़ मिलती है, ठीक है। और लाखा मंडल में इसमें रिखनाड़ मिलती है। डाक पत्थर में इसमें कौन सी मिलती है? टॉन्स नदी, फिर बीच में कालसी आता है। विकासनगर में इसमें अलगाड़ मिलती है लास्ट में। आसन नदी मिलती है और उसके पश्चात राज्य में बाहर हो जाती है। और राज्य में 136 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। इसकी अन्य सहायक नदियां देखो, हनुमान गंगा जो कि खरसाली में मिलती है,
और इसमें जो अन्य शहर बसे हुए हैं नैनबाग, नौगांव, जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी। देश में कुल 1384 किलोमीटर बहती है, ठीक है। मीटर नहीं होगा, किलोमीटर होगा, ठीक है, किलोमीटर। और गंगा की ये सहायक नदी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। अब इससे बाहर तो यमुना नदी में कोई भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी जो कुछ एक आध छोटे फैक्ट होंगे आप लोग किताब से उसको देख के मिला के वहां पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं लिखाऊंगा तो बहुत सारा समय नष्ट होगा हमारा, ठीक है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया, आपको याद कैसे रखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बढ़ते हैं इसको मिटा के। अब देखो अगला नदी तंत्र है हमारा गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में हम सबसे पहले देखेंगे भागीरथी, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें भागीरथी नदी तंत्र। भागीरथी उपतंत्र, क्योंकि गंगा का उपतंत्र है, ठीक है। भागीरथी उपतंत्र निकलेगी कहां से? गोमुख से निकलती है, ठीक है। गोमुख कहां पर है? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड नहीं समझना इसको, उत्तरकाशी आपने समझना है, ठीक है। गोमुख से निकलेगी और बहती हुई उत्तरकाशी में बहेगी, टिहरी में बहेगी और देवप्रयाग में किससे मिल जाएगी? अलकनंदा से। तो देवप्रयाग तक ही आती है, ठीक है। देवप्रयाग तक आते हैं कहां से? गौमुख से। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 205 किलोमीटर। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। और राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी उपतंत्र हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी पहली जो सहायक नदी है कौन सी है? आकाश गंगा। आकाश गंगा इसकी पहली सहायक नदी है, ठीक है। और उसके पश्चात इसमें गंगोत्री इसी के किनारे बसा हुआ, देखो गंगोत्री, गंगोत्री इसी के किनारे बसा हुआ है। बाकी आपको हर नदी का संगम कभी नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि इतना कोई भी याद नहीं कर सकता, इतना आयोग भी समझता है। आपकी जो बेसिक चीजें है ना वही आपके एग्जाम में ज्यादा टेस्ट की जाती है। अभी आपने यदि कोई जो पुराने तैयारी वाले हैं उन्होंने वीडियो का एग्जाम देखा हुआ जो जुलाई में हुआ था, तो कई सारे बच्चों को लगा होगा पेपर कितना टफ है, लेकिन पेपर टफ नहीं था। वो पेपर केवल आपको चेक करने के लिए बनाया गया कि आप हाँ वाकई आपने पढ़ा कैसा है, आपने समझते हुए पढ़ा या रट्टा मार के पढ़ा है। तो अगर समझ के पढ़ोगे तो पेपर टफ नहीं आएगा। अगर उसी तरह का पेपर आता तो बहुत आसान पेपर था, ठीक है। आसानी से उसमें 70-75 नंबर कोई भी ला देगा जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसमें एक ही चीज के 4 ऑप्शन दे दिए। नरेंद्र सर ने क्या कहता, चारों ऑप्शन उसी के दे दिए। बस आपने सारी चीजें याद रखनी है। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना है, समझना भी है चीजों को, और जो चीज रटने वाली है उसको रट्टा भी मारना है। दोनों चीज आपने करनी है क्योंकि समय कम है, ठीक है। देखो गंगोत्री इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी? भागीरथी नदी के। अब इसमें जो अन्य सहायक नदियां आती हैं, एक नदी आती है इसमें भिलंगना, ठीक है। भिलंगना नदी, भिलंगना किसकी सहायक नदी है? ये है आपके भागीरथी की सहायक नदी, ठीक है। भिलंगना की कुल लंबाई कितनी? 110 किलोमीटर, ठीक है। 110 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि टिहरी में, पुराना टिहरी यानी कि गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग, ठीक है, पुराना टिहरी पर संगम था इनका। पुराना टिहरी जो कि अभी जलमग्न है, टिहरी डैम इसके ऊपर बना हुआ और वहां पर जलमग्न है, ठीक है। तो गणेश प्रयाग, पुराना टिहरी में भिलंगना नदी किससे मिलती है? भागीरथी नदी से मिलती है, अभी टिहरी डैम में मिलती है। तो 110 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 205 किलोमीटर किसकी लंबाई है? भागीरथी की। भिलंगना की कितनी है? 110, ठीक है। भिलंगना कहां से निकलते हैं? खतलिंग से, ठीक है। खतलिंग जो ग्लेशियर है। अब एक और चीज आपका कंप्लीट होगा कि खतलिंग ग्लेशियर कहां पड़ता है? टिहरी में आता है। किसका उद्गम है? भिलंगना का उद्गम है, ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती हुई गणेश प्रयाग में किससे मिल जाती है? भागीरथी नदी से मिल जाती है। और भागीरथी नदी गोमुख से निकलते हुए देवप्रयाग तक बहती है, कुल 205 किलोमीटर। भागीरथी की पहली सहायक नदी कौन सी है? आकाशगंगा। इसमें जो अन्य नदियां मिलती हैं बीच में देखो, जाड़ गंगा, ठीक है। यहां से ले लो रुद्र गंगा, ठीक है। एक आती है इसमें केदार गंगा, असी गंगा, असी गंगा, ठीक है। कहां से निकलती है? डोडी ताल। एक आती है इसमें सिया गंगा, सिया गंगा, ठीक है। देखो सिया गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। असी गंगा जो डोडी ताल से निकलती है, डोडी ताल भी कहां पर है? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में डोडी ताल, ठीक है। तो असी गंगा कहां से निकलती है? डोडी ताल से। किसकी सहायक है? भागीरथी की। कहां पर मिलती है? इतना ज्यादा डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको देखना है तो बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा वहां पर। रुद्र गंगा
और जाड़ गंगा, ये भी इसकी सहायक। तो मुख्यतः सहायक नदियां आपसे पूछेगा, जाह्नवी नदी भी जो बोलते हैं जाड़ गंगा को, ठीक है। आपसे पूछेगा जाह्नवी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। आपसे पूछेगा जाड़ गंगा किसकी सहायक है, भागीरथी की, ठीक है। दोनों एक ही नदियां हैं। साथ ही देखो इसमें एक और नदी मिलती है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें जो नदी मिलती है जलकुर नदी, जलकुर, ठीक है, जलकुर नदी, ये सबसे नीचे आएगी और भी, क्योंकि ये टिहरी में मिलती है। ये चारों नदियां जो है उत्तरकाशी में इससे मिल रही है, और जलकुर नदी कहाँ पर मिल रही है, टिहरी में, ठीक है। जलकुर नदी एक मिलती है, इसे जलकनंदा भी बोलते हैं, ठीक है। जलकनंदा या जलकुर नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी, और टिहरी जिले में मिलती है। और इसी जलकुर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, प्रतापनगर, ठीक है। प्रतापनगर किसके किनारे है, जलकुर नदी के, ठीक है, प्रतापनगर। सारे फैक्ट आपके कंप्लीट हो गए। जलकुर नदी किसकी सहायक है, भागीरथी की। जलकनंदा भी इसको बोलते हैं, भागीरथी यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं भागीरथी, जो कि कुल 110 किलोमीटर राज्य में बहती है, ठीक है। कुछ जो बड़ी बड़ी नदियां ना, जिनका मैं ये आपको लिखा रहा हूँ लंबाई, वही आपने ध्यान रखनी है। सारी नदियां नयार, पुरानी, मतलब जो पूर्वी नयार है, पश्चिमी नयार है, ऐसे सबके नाम नहीं रखने आपने यार, मतलब सबके लंबाई याद नहीं रखनी। जो कुछ महत्वपूर्ण है 8-10 नदी, उनके ही आपने याद रखने, ठीक है। तो वो मैं आपको लिखाता रहूंगा किस किस का आपने ध्यान रखना है। साथ ही देखो इसमें गंगोत्री में मिलती है कौन सी नदी, जाड़ गंगा, ठीक है। गंगोत्री में कौन सी नदी मिलती है, इसमें जाड़ गंगा, तो गंगोत्री यहां पर हो जाएगा, ठीक है। गंगोत्री यहां पर हो जाएगा, जाड़ गंगा गंगोत्री में मिलती है। तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि गंगोत्री धाम किन दो नदियों के संगम पर है, जाड़ गंगा या फिर जाह्नवी और भागीरथी के संगम पर है, ठीक है। तो देखो गंगोत्री इसके किनारे है, जाड़ गंगा इसकी सहायक नदी है, रुद्र गंगा इसकी सहायक नदी है, अस्सी गंगा जो कि डोडी ताल से निकलती है इसकी सहायक है, सिया गंगा इसकी सहायक है जो कि झाला के पास मिलती है, प्रतापनगर जलकुर नदी के किनारे, ठीक है। और जलकुर नदी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। भिलंगना भी किसकी सहायक है, भागीरथी की। और देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिल जाएगी, अलकनंदा से, ठीक है। इसमें एक और चीज आप लोग नोट करिएगा, एक इसमें केदार गंगा भी आती है, ठीक है। केदार गंगा जो कि केदार ताल से आती है। जाड़ गंगा आती है थांगला दर्रे से। अब थांगला दर्रा कहाँ है, आपने दर्रे पढ़ लिए होंगे, तो थांगला दर्रा उत्तरकाशी में है, ठीक। अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं कि कौन सी नदी थांगला, मतलब कौन सी नदी निम्न में से कौन सी काली की सहायक नदी नहीं है, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। या फिर दर्रे का नाम दे देगा, 2-3 दर्रे आपको दे देगा, कौन सी नदी इस दर्रे से जल पोषित नहीं करती है, ठीक है। तो वहां पर 2-3 दर्रे आपको पिथौरागढ़ के दे दिए, और एक दर्रा दे दिया आपको उत्तरकाशी का, ठीक है। तो उत्तरकाशी, इस तरह से आपने ध्यान रखना, मतलब समझते हुए पढ़ना इन चीजों को। तो इसकी सहायक नदियां देखो, आकाश गंगा, जाड़ गंगा, रुद्र गंगा, केदार गंगा, अस्सी गंगा, सिया गंगा, ठीक है। केदार गंगा केदार ताल से निकलती है, अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है, ये सब उत्तरकाशी में मिल जाती है। जलकुर नदी टिहरी में आके मिलती है, और खतलिंग से जो भिलंगना नदी आ रही है वो भी टिहरी में आके मिलती है, ठीक है। और जलकुर के किनारे कौन है, प्रतापनगर है। बाकी देवप्रयाग तक इसकी लंबाई कितनी है, भागीरथी की 205 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, एक हो जाएगी मेदे गंगा, ठीक है, धर्म गंगा और बाल गंगा, ठीक है। फिर दूध गंगा, धर्म गंगा प्लस बाल गंगा, ये संगम होता है इन दोनों नदियों का। बाल गंगा, तो ये नोट आप लोग करते रहिए। इसी तरह से एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में, चित्र से आपको बेहतर समझ में आ जाता है। देखो खतलिंग नदी जो खतलिंग से निकलती है भागीरथी नदी, उसकी भी 3 प्रमुख सहायक नदियां, जिसमें मेदे गंगा, धर्म गंगा और दूध गंगा। बाकी धर्म गंगा और बाल गंगा का संगम होता है बूढ़ा केदार में, उसके पश्चात धर्म गंगा आगे बढ़ती हुई, ठीक है, निकट में ही मिल जाती है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। ज्यादा दूरी पर इनका संगम नहीं बनता है, तो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसको दूर दिखा रखा है, ठीक है। तो दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, मेदे गंगा किसकी सहायक है, जो भागीरथी नदी है इसकी सहायक है। और भागीरथी टिहरी में आके किससे मिल जाती है, ये भिलंगना होगी, ठीक है, भागीरथी नहीं भिलंगना होगी। ठीक है, जो भिलंगना है किससे मिलेगी, टिहरी में, भागीरथी से मिल जाएगी। और ये भागीरथी नदी कहां पर, देवप्रयाग में 205 किलोमीटर बहने के बाद अलकनंदा से मिलेगी, ठीक है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके किनारे को शहर जो बसे हुए देखो, एक है उत्तरकाशी जो प्रमुख शहर है, ठीक है। इसके किन दो नदियों के तट पर है उत्तरकाशी, ये हो जाएगा आपके, एक तो वरुणा नदी है,
प्लस भागीरथी, ठीक है, वरुणा प्लस भागीरथी। दूसरा आपके इसके किनारे आता है देखो हर्षिल, ठीक है, धरासू, हर्षिल धरासू, और उत्तरकाशी आता है। साथ ही इसमें जो आपके किनारे आते हैं, हर्षिल जो सेब घाटी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और इसके किनारे जो शहर आते हैं उसमें मनेरी आता है, ठीक है, एक मनेरी। अब देखो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना आएगी तो मनेरी किसमें, भागीरथी में, ठीक है, मनेरी है। और इसके अलावा इसमें एक जो जगह आती है वो है चिन्यालीसौड़, हवाई अड्डा जहां पर है, ठीक है, चिन्यालीसौड़। तो चिन्यालीसौड़ में हवाई अड्डा भी है, किसके किनारे आती है, सब भागीरथी के किनारे। देखो उत्तरकाशी, वरुणा और भागीरथी दो नदियों के तट पर स्थित है कौन, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में ही वरुणावत पर्वत भी आपको मिलेगा, ठीक है। जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है वो भी उत्तरकाशी से संबंधित है। वरुणा जहां पर आ गया वो उत्तरकाशी, वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में, वरुणा नदी उत्तरकाशी में, और वारुणी पंचकोशी यात्रा भी उत्तरकाशी से संबंधित है, ठीक है। वरुणा और भागीरथी के तट पर कौन है, उत्तरकाशी है। हर्षिल घाटी जो सेब के लिए प्रसिद्ध है वो भी भागीरथी से संबंधित है। धरासू, मनेरी और चिन्यालीसौड़ सब किसमें, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। साथ ही गणेश प्रयाग जो टिहरी, पुराना टिहरी है, वो भी किसके किनारे है, भागीरथी के किनारे, ठीक है, मतलब दोनों के संगम पर है। और देखो भिलंगना नदी के तट पर यहाँ बूढ़ा केदार है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। धर्मगंगा और बाल गंगा के संगम पर बूढ़ा केदार है। साथ ही देखो टिहरी भी आता है, नई टिहरी पर, नई टिहरी बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, नदी के किनारे नहीं है। नई टिहरी ऊपर बसाया हुआ और एक पहला नियोजित नगर है जो कि किसी प्लान के तहत बसाया गया है। उत्तराखंड का ऐसा शहर है जो किसी प्लान के तहत बसाया गया, ठीक है। तो ये आपका भागीरथी नदी उपतंत्र हो गया कंप्लीट। अब देवप्रयाग में हम इसमें अलकनंदा को जोड़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यह देखो अलकनंदा उपतंत्र, अब हमने देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा मिलानी है, ठीक है। अलकनंदा जो कि बहू के रूप में जानी जाती है, भागीरथी सास के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अलकनंदा कुल लंबाई कितनी है इसकी, 195 किलोमीटर, ठीक है, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखना है इसमें कौन सी नदी कहां से मिल रही है, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि राज्य का सबसे जो सर्वाधिक जल वाला नदी तंत्र है, उपतंत्र है, कौन है, अलकनंदा। राज्य की सबसे ज्यादा जो जल की राशि किसी नदी में यदि है, सबसे ज्यादा जल वो किस नदी में है, अलकनंदा नदी में, ठीक है। तो ये आपने इसलिए ध्यान रखना है। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, सतोपंत से, जो कि चमोली में आता है, ठीक है, चमोली में आता है सतोपंत। जब तक का मैं रुद्रप्रयाग नहीं बोलूंगा तब तक का सारी चीजें चमोली में ही हो रही हैं, ठीक है। केवल पिंडर नदी का उद्गम चमोली में नहीं होगा, बाकी सब चीजें चमोली में ही होंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें मिलेगी कौन सी, सरस्वती नदी, फिर आ जाती है इसमें पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। इनको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा आ जाएगी, फिर आ जाएगी इसमें देखो जो नंदाकिनी है, फिर आ जाएगी इसमें पिंडर, ठीक है। यहां से आ जाएगी मंदाकिनी। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। देखो अभी नदियों के नाम, पिंडर या फिर कर्ण गंगा इसको बोलते हैं, लिखते भी रहो, मंदाकिनी, ठीक है, कर्ण गंगा भी बोलते हैं पिंडर को, नंदाकिनी, ये हो जाएगी पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है। पश्चिमी है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी पिथौरागढ़ में मिलेगी पश्चिमी धौली गंगा, और साथ ही यहां पर आ जाएगी सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती। और इससे भी ऊपर एक नदी यहां पर मिलती है इसमें, पुष्पावती, पुष्पावती, या फिर इसी नदी को बोलते हैं हेमगंगा, ठीक है, या फिर इसी नदी को क्या बोलते हैं, लक्ष्मण गंगा, ठीक है, लक्ष्मण गंगा। तो देखो यदि देखा जाए तो अलकनंदा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हो जाती है, लक्ष्मण गंगा या फिर हेम गंगा या फिर पुष्पावती नदी। तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है, तीनों एक ही नदी है। ध्यान रखिएगा पुष्पावती सबसे पहली नदी है जो कि फूलों की घाटी में बहती है। फिर उसके पश्चात देखो सरस्वती नदी मिलती है, ठीक है। आप लिखते रहिए, रत्नाकोणा से निकलती है, जो रत्नाकोणा ग्लेशियर है वहां से कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती नदी। और कौन सा प्रयाग बनाती है, केशव प्रयाग, केशव प्रयाग। सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र यदि कोई है राज्य का तो यही है, मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे स्थल जो भी इसमें मिलेंगे, जो भी प्रयाग है, ये पंच प्रयागों में शामिल है, ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पर किसी न किसी रूप में जो हमारी धार्मिक चीजें हैं, ठीक है, हमारी जो आस्था की चीजें हैं, धार्मिक न कहते हुए आस्था इसको हम बेहतर मानेंगे, ठीक है, तो आस्था की जो चीजें हैं उससे जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा केशव प्रयाग,
सरस्वती नदी यहाँ पर मिलती है और कहाँ पर ये पड़ता है, माणा में, माणा, ठीक है, माणा में मिलता है। और इसी सरस्वती नदी पर क्या है, भीमपुल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। देखो रत्नाकोणा से सरस्वती निकलती है, रत्नाकोणा ग्लेशियर से, और केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम बनाते हैं। और अलकनंदा नदी में किस ओर से आ रही है, बाईं ओर से। मैं इस ओर जा रहा हूँ, देखो तो यहाँ से जो मेरे को मिलेगा क्या है, आप खड़े होइए, आप जिस ओर जा रहे हैं, ठीक है, आप जिस ओर चलेंगे, आपके इस हाथ की ओर, आपके इस हाथ की ओर जो नदियां आ रही हैं वो ये नदियां आ रही हैं। सरस्वती नदी आ रही है, पश्चिमी धौली गंगा आ रही है, मंदाकिनी आ रही है और पिंडर, मतलब ये चारों नदियां कहाँ से मिल रही है, बाईं ओर से। लेकिन मंदाकिनी कहाँ से आ रही है, ये दाएं ओर से। इसमें जो मैंने दर्शा रखी है बिल्कुल ऐसे ही दर्शाने हैं आपको, और ऐसे ही याद रखनी है। ये बाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है, बाएं से, बाएं से, और ये दाएं से, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कौन सी दाएं से मिलती है, कौन सी बाएं से मिलती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक ध्यान रखना है। देखो सरस्वती बाएं से आते हुए मिलती है कहाँ पर, माणा में, केशव प्रयाग संगम बनता है, भीमपुल सरस्वती नदी पर स्थित है। अब इसी के बीच में कुछ जैसे बिरही गंगा है, ठीक है, और बीच में जो गिरथी गंगा है, 2-3 नदियां इसमें मिलती हैं, छोटी छोटी नदियां, ऋषि गंगा फर्स्ट है, ठीक है, वो मिलती है इसमें। फिर आती है पश्चिमी धौली गंगा, कुनगुल श्रेणी, ध्यान रखिए कहां से निकलती है, कुनगुल श्रेणी से, और इसकी लंबाई कितनी है, 94 किलोमीटर, ठीक है। कुनगुल श्रेणी से निकलती है, 94 किलोमीटर इसकी लंबाई, और मिलती कहां पर है, विष्णु प्रयाग। जो पुराने बच्चे भी है ना, यदि आपने नदी तंत्र नहीं पढ़ा है तो इस क्लास के बाद आपका समझने का नजरिया ही बदल जाएगा नदी तंत्र को, ठीक है। देखो विष्णु प्रयाग में मिलती है। अब इसको विष्णु प्रयाग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो विष्णु गंगा है, अलकनंदा नदी का विष्णु प्रयाग तक नाम क्या है, विष्णु गंगा भी है, ठीक है, इसको विष्णु गंगा भी बोलते हैं। अब आपको प्रश्न मिलेगा कि सरस्वती किन दो नदियों के संगम पर है, वहां पर अलकनंदा न हो और विष्णु गंगा और सरस्वती हो तो वो भी सही आंसर है, क्योंकि अलकनंदा का एक नाम विष्णु गंगा भी है, कहां तक, विष्णु प्रयाग तक, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा आके मिली, जो कि कुनगुल श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी धौली गंगा कहां से निकलती है, कुनगुल श्रेणी से। कहां पर मिलती है, विष्णु प्रयाग में। लंबाई कितनी है, 94 किलोमीटर, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे ऋषि गंगा है और गिरथी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेगा, जो जो यहाँ पर आएंगी छोटी छोटी नदियां, ऋषि गंगा वगैरह, उतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। मुख्य नदी जो है पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और यही इसी के किनारे तपोवन, रेणी गांव, मलारी, सब किसके किनारे आते हैं, पश्चिमी धौली गंगा के। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ बीच में आता है देखो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम कहां पर आता है, अब किस ओर मैंने इसको दर्शा रखा है, अलकनंदा नदी के दाईं ओर मैंने इसको दर्शा रखा है। तो बद्रीनाथ धाम कहां पर आता है, अलकनंदा नदी के दाईं ओर आता है। ये प्रश्न बनेगा, ऐसे ही पूछेगा आपको कि बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किस तट पर स्थित है, तो किस ओर है, दाईं ओर। आप यूं चल रहे हो तो आपके इस हाथ की ओर बद्रीनाथ स्थित होगा, ठीक है। आपने इसी तरह इसको दर्शाना है। आगे निकले तो यहाँ पर पड़ेगा आपका जोशीमठ, ठीक है। जोशीमठ भी कहां पर आता है, अलकनंदा नदी के बाईं ओर। अब देखो इसके जो इस ओर है वो सब बाएं है, इसके इस ओर है सब दाएं है, ठीक है। ये कहां पर पड़ा, बाईं ओर, जोशीमठ, ठीक है। ज्योतिर्मठ इसको बोलते हैं, योशी इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। जोशीमठ कहां पर पड़ा, बाईं ओर पड़ा। बद्रीनाथ कहां आया, दाईं ओर आया। आगे मिले तो नंदाकिनी नदी आती है, जो कि 56 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और कहां से निकलती है, नंदा घूमटी। उद्गम आप लोग लिखते रहना, ठीक है। नंदा घूमटी से निकली नंदाकिनी, 56 किलोमीटर बही और मिलेगी कहां पर, नंद प्रयाग में। अब देखो ये जो प्रयाग आ रहे हैं ना, इसी क्रम में आपसे पूछे भी जाते हैं। ये क्रम को, इनका क्रम ऊपर से नीचे लगाइए, नीचे से ऊपर लगाइए। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिली, कभी कभी आपको मिलाने के लिए देता है प्रयाग और नदियां, ठीक है, तो उस तरह से मिलाना है आपको। 56 किलोमीटर नंदाकिनी बहती है, कहां से निकलती है, नंदा घूमटी से निकलती है। 56 किलोमीटर बही और नंद प्रयाग में आके नंदाकिनी से, ये जो अलकनंदा है इससे मिल गई, ठीक है, और नंद प्रयाग संगम ये बनाती है। इसी नंदाकिनी के किनारे यहाँ पर है नंदानगर, ठीक है। तो नंदानगर किसके किनारे स्थित है, इसको बोलते हैं घाट, ठीक है। नंदानगर इसका प्राचीन नाम, जो पुराना नाम था अभी 1-2 साल पहले घाट इसको बोला जाता, तो कुछ 2 साल पहले 2021 से ही इसको नंदानगर बोला गया, ठीक है। नंदानगर इसका नाम चेंज किया गया है। तो देखो नंद प्रयाग में नंदाकिनी आई 56 किलोमीटर बहने के बाद। अब कर्ण प्रयाग में आती है कर्ण गंगा, यानी कि पिंडर, कर्ण प्रयाग, ठीक है। पिंडर नदी कर्ण प्रयाग में।
पिंडर कितनी बहती है, देखो 105 किलोमीटर, ठीक है 105 किलोमीटर। पिंडर कितना बहती है, 105 किलोमीटर। और बहने के बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। पिंडर नदी को ही क्या बोलते हैं, कर्णगंगा बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी कौन, आटागाड़। आटागाड़ ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नदी के किनारे स्थित है चांदपुर गढ़ी, ठीक है। चांदपुर गढ़ी किसके किनारे स्थित है, यानी कि जो हमारा गैरसैंण है, चांदपुर गढ़ी है, ये सब किसके, आदि बद्री है, किसके किनारे स्थित है, आटागाड़ के किनारे है, ठीक है। और पिंडर नदी इसके किनारे कौन सा एरिया है, पिंडर नदी कहां से निकलती है, सबसे पहले तो कहां से निकलेगी, पिंडारी ग्लेशियर से निकलेगी, वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके किनारे देखो ग्वालदम, थराली, देवाल, इसके किनारे हैं पिंडर के किनारे। ग्वालदम और थराली दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, दोनों आपने याद रखने, ठीक है। ग्वालदम, थराली पिंडर के किनारे स्थित है। और आटागाड़ किसके किनारे, आटागाड़ नदी के किनारे कौन है, चांदपुर गढ़ी, गैरसैंण वाला एरिया सब किसके किनारे है, आटागाड़ के किनारे, ठीक है। गैरसैंण, चांदपुर गढ़ी और तीसरा हमारा आदि बद्री मंदिर समूह, ये तीनों कहां पर स्थित है, आटागाड़ के किनारे। ग्वालदम, थराली किसके किनारे स्थित है, पिंडर के किनारे। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिली और कौन सा संगम बनाया, कर्णप्रयाग, ठीक है। कुल इसकी लंबाई कितनी है, 105 किलोमीटर। निकलती कहां से, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। पिंडारी लिख लो, पिंडारी जो कि बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, बागेश्वर में ही पड़ता है। देखो चांदपुर गढ़ी है, गैरसैंण, और तीसरा इसमें एक स्थल आता है कौन सा, आदि बद्री, ठीक है। आदि बद्री और चांदपुर गढ़ी और गैरसैंण तीनों आटागाड़ के किनारे स्थित हैं। और आटागाड़ कहां से निकलती है, दूधातोली से। दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, जिसमें एक आटागाड़ भी है। जब दूधातोली पढ़ेंगे तो वहां पर 5 नदियां हम देख लेंगे, ठीक है। या फिर जैसे जैसे नदियां आएंगी उनको हम चर्चा करते रहेंगे। कर्णप्रयाग में देखो पिंडर नदी आ गई, आटागाड़ इसके सहायक है। और एक और फैक्ट इसमें आपने ध्यान रखना है, तेज बहाव वाली नदी है ये, ठीक है। राज्य की सबसे तेज बहाव वाली नदी यदि कोई है तो वो कौन सी है, पिंडर नदी। इतना तेज आती है, यदि कोई गिर गया कुछ भी इसमें डालो तो तुरंत बह जाता है, मतलब कोई चांस है ही नहीं फिर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तेज बहाव है इसका, ठीक है। ढाल से आती है तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें तेज बहाव है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कर्णप्रयाग में मिलती है। ये सब चीजें अभी तक जो घटनाक्रम हो रहा है ना, ये सब चमोली में हो रहा है, ठीक है। केवल एक पिंडारी ग्लेशियर को छोड़ के, ये पिंडारी ग्लेशियर हमने बागेश्वर पहुंचा दिया, बाकी ये सारी चीजें कहां पर हुई, चमोली में। भीमकुल चमोली में, माणा चमोली में, केशवप्रयाग चमोली में, विष्णुप्रयाग चमोली में, नंदप्रयाग चमोली में, कर्णप्रयाग चमोली में। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखो गौचर। गौचर भी कहां पर है, चमोली में, ठीक है। गौचर किस नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है। कहां पर है, चमोली में, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये नदी छोटी पड़ जा रही है यहाँ पर, ठीक है। गौचर, अब गौचर से जब आगे आते हैं तो मंदाकिनी नदी कहां पर मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में। और देवप्रयाग में कौन सी आती है यहाँ पर, भागीरथी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के मन में खिचड़ी नहीं बन रही होगी, बेहतर समझ रहे होंगे आप लोग। यदि कोई डाउट रहता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं वहां से, ठीक है। यदि कोई डाउट रहता तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और एक और आपने काम करना है, आप लोग देखो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, ठीक है। जो भी बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपके जानने वाले, ठीक है, आपके साथ में दोस्त वगैरह, या फिर कोई फैमिली में भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबको अपने क्लास शेयर करना है, ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके, हर कोई समझ सके उत्तराखंड को, ठीक है। देखो मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में। चौथी नदी मिल रही है जो बड़ी नदी है। पंचप्रयाग में 5 स्थल शामिल है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। यही इनका क्रम है, ऊंचाई के क्रम में देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है। ये पंचप्रयाग में शामिल है। ये 5 जो प्रयाग है, ये पंचप्रयाग में आते हैं। मंदाकिनी नदी, ठीक है, इसकी ये देखो कहां से निकलती है, चौराबाड़ी से, चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में एक है सोनगंगा, ठीक है, सोनगंगा है। मधुगंगा है, ठीक है, मधुगंगा। एक है देखो काली गंगा, काली गंगा, ठीक है। साथ ही एक है देखो द्यूलगाड़, ठीक है। और एक यहाँ पर आती है लस्तर। तो ये 5 नदियां आपने मुख्य याद रखनी है इसमें। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर मंदाकिनी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं मंदाकिनी, ताकि ऊपर हम उसके स्थल भी लिख सकें, ठीक है। मंदाकिनी हो गई। अब इनके स्थल देखो,
सोन प्रयाग में मिलेगी सोन गंगा, सोन प्रयाग। ठीक है, मधु गंगा कहां पर मिलेगी? कालीमठ में। तो कालीमठ भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, कालीमठ रुद्रप्रयाग में है। और किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी के तट पर। काली गंगा कहां पर मिलती है? कोटि प्रयाग। ठीक है, कोटि प्रयाग में मिल जाती है। देवलगाड़ कहां पर मिलती है? अगस्त्य मुनि। ठीक है, तो अगस्त्य ऋषि का मंदिर कहां पर है? अगस्त्य मुनि में। रस्तर कहां पर मिलती है? तिलवाड़ा। ये कुछ प्रमुख इसकी छोटी सहायक नदी है। ठीक है, देखो सोन प्रयाग में सोन गंगा, कालीमठ में मधु गंगा, ठीक है, कोटि प्रयाग में काली गंगा, अगस्त्य मुनि में देवलगाड़ और तिलवाड़ा में लस्तर। ये 5 इसकी सहायक नदियां किसकी? मंदाकिनी की। अभी हम केवल अलकनंदा नदी तंत्र ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कहीं नहीं गए हैं। अभी हमने देवप्रयाग तक अलकनंदा को पहुंचाना है, तभी तो आगे गंगा बनेगी। अभी तो गंगा बनी नहीं है। ठीक है, तो सतोपंथ से कौन सी निकली? अलकनंदा नदी निकली। पहली नदी जो इसमें मिलती है लक्ष्मण गंगा या फिर हेम गंगा या फिर पुष्पावती। ठीक है, आगे जाके इसमें सरस्वती मिलती है जो कि केशव प्रयाग में मिलती है, माणा में। ठीक है, यहाँ पर भीमकुल है। तीसरा देखो बद्रीनाथ शिव किनारे स्थित है। ठीक है, फिर आगे चल के यहाँ पर विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा, इसमें जो पश्चिमी धौली गंगा वो मिल जाती है। और विष्णु गंगा यहाँ पर किसका नाम है? अलकनंदा का। ठीक है, फिर देखो पश्चिमी धौली गंगा मिली, 94 किलोमीटर की लंबाई है। मंदाकिनी मिली, 56 किलोमीटर की लंबाई है। बाकी सारे छोटे छोटे फैक्टर देखो, जोशीमठ बीच में आता है, घाट मंदाकिनी के किनारे स्थित है। ठीक है, पिंडर 105 किलोमीटर आई। आटागाड़ के किनारे हमारा आदि बद्री, चांदपुर गढ़ी और गैरसैंण है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है इसके किनारे। थराली और ग्वालदम है। फिर गौचर अलकनंदा के किनारे है। साथ ही देखो जो रुद्रप्रयाग है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, यहाँ पर तिलवाड़ा मंदाकिनी के किनारे, अगस्त्य मुनि मंदाकिनी के किनारे, कालीमठ मंदाकिनी के किनारे। ठीक है, सोनप्रयाग इसी किनारे। साथ ही यहाँ पर एक गौरी कुंड है। ठीक है, गौरी कुंड इसी किनारे, प्लस गुप्त काशी भी। ठीक है, गुप्त काशी गौरी कुंड से होते हुए नीचे सोनप्रयाग आती है। ठीक है, गौरी कुंड से सोनप्रयाग, गुप्त काशी, कालीमठ, कोटि प्रयाग, अगस्त्य मुनि, तिलवाड़ा, इस तरह से रुद्रप्रयाग में आके इससे मिल जाती है मंदाकिनी से। अब इसकी लंबाई यहीं पर लिख लेते हैं कितनी है, देखो 72 किलोमीटर। सारा फैक्ट आपका कवर हो रहा है। ठीक है, आगे चल के अलकनंदा नदी के जो किनारे हैं यहाँ पर श्रीनगर आता है। ठीक है, श्रीनगर। और श्रीनगर के अलावा अलकनंदा के दाईं ओर आता है एक कीर्ति नगर। ठीक है, फिर आता है एक मलेथा। मलेथा के गोल सभी को पता होगा, मलेथा। तो ये 2 शहर भी आपने इसमें ध्यान रखने। ठीक है, देखो एक कीर्ति नगर है जो कि दाईं ओर है, और मलेथा जो कि दाईं ओर। अब दाईं ओर कितने शहर हैं? मलेथा है, कीर्ति नगर है, साथ ही यहाँ पर बद्रीनाथ है, और बीच में एक नंदप्रयाग से ऊपर यहाँ पर आता है गोपेश्वर। गोपेश्वर जो कि चमोली का जिला मुख्यालय है। ठीक है, गोपेश्वर वो भी किस ओर है? दाईं ओर है। देखो बद्रीनाथ, गोपेश्वर और यहाँ पर कीर्ति नगर और मलेथा, 4 शहर हैं दाईं ओर। श्रीनगर, गौचर और यहाँ पर जोशीमठ, ये 3 शहर हैं बाईं ओर, जो महत्वपूर्ण हैं। छोटे छोटे तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, छोटे पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, जो बड़े बड़े हैं वो हमने यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये आपका अलकनंदा नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। अलकनंदा उपतंत्र और भागीरथी उपतंत्र अब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोनों नदियां हम देवप्रयाग तक ले गए हैं। अब यहाँ से जोड़ के हम उसको गंगा भी बनाना है और आगे को ले भी जाना है, तभी तो आगे को बहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम बहा दिए दोनों को, और यहाँ तक आपको बेहतर ही समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, देखो गंगा नदी तंत्र, उसके 2 उपतंत्र हम पढ़ चुके हैं और 2 उपतंत्र हम इसी के साथ जानेंगे। ठीक है, गंगा नदी को पढ़ेंगे और उसी में 2 उपतंत्रों की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो गंगा तंत्र, देवप्रयाग से गंगा बनी, देवप्रयाग। ठीक है, तो ये कई पेपर में प्रश्न बनाया है कि गंगा नदी कहां से निकलती है। तो गंगा नदी देवप्रयाग से निकलती नहीं है, बनती है। ठीक है, 2 नदियों का संगम होता है, एक भागीरथी का और एक भिलंगना का, सॉरी अलकनंदा का। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां मिली। अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है और भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। दोनों का संगम देवप्रयाग, यहां से गंगा नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, देवप्रयाग से निकली, आगे बढ़ी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल देवप्रयाग है, न कि गोमुख। गोमुख से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी, जो कि जिसमें बाद में अलकनंदा मिलती है, और अलकनंदा मिलने के पश्चात वो गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, देखो हरिद्वार तक का, हरिद्वार जनपद की सीमा तक का राज्य में बहती है गंगा नदी। ठीक है,
कुल लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसमें सबसे पहली सहायक नदी मिलती है बाईं ओर से, नयार नदी। ठीक है, नयार, यहां पर लिख देते हैं नयार, जो कि कहां पर मिलती है? फूल चट्टी में। ठीक है, ये फूल चट्टी कहां पर आता है? पौड़ी। ठीक है, नयार भी दो शाखाओं में निकलते, देखो एक पश्चिमी नयार और एक है पूर्वी नयार। अब इनकी लंबाई रखने की आपको आवश्यकता है नहीं, कितनी है? तो नयार नदी निकलती कहां से है? दोनों नदी पूर्वी नयार दूधातोली जो श्रेणी है, दूधातोली रेंज है, ठीक है, उसकी पूर्वी ओर से निकलती है, और जो पश्चिमी नयार है दूधातोली रेंज के पश्चिमी ओर से निकलती है। तो दूधातोली से जो 5 नदियां निकलती है उसमें हम 3 पढ़ लिए हैं, देखो पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और आटागढ़। जब उनका नंबर आएंगे उनको तब देखेंगे। ठीक है, तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दो नदियां कहां से निकली? दूधातोली से। आटागढ़ कहां से निकली? दूधातोली से। ठीक है, नयार नदी, ये दोनों कहां पर मिलती हैं? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार कहां पर मिलती हैं? सतपुली में। तो अब सतपुली किसके किनारे हो गया? नयार नदी के किनारे। ठीक है, देवप्रयाग से आगे निकली नदी, यहां पर आया सबसे पहले फूल चट्टी, पौड़ी में मिलती है गंगा नदी से। फिर ऋषिकेश में एक नदी आती है, यहां पर ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश में एक नदी आती है, कौन सी? चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा नदी आती है, जो कि कहां से निकलती है? चंद्रबाड़ी ताल। तो चंद्रबाड़ी ताल कहां हो गया? देहरादून में। ऋषिकेश में, देहरादून जनपद हो गया। ठीक है, देहरादून जनपद के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किससे मिलती है? गंगा नदी से। तो चंद्रभागा और गंगा का संगम कहां पर होता है? ऋषिकेश में होता है। चंद्रभागा नदी कहां से निकलती है? चंद्रबाड़ी ताल। तो चंद्रबाड़ी ताल कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, ये आपका फैक्ट कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात देखो, जैसे आगे बढ़ती है तो इसमें एक आती है सोंग नदी। ठीक है, एक इसमें आ जाएगी कौन सी नदी? सोंग नदी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो नयार नदी है ना, बाएं से मिलती है। ठीक है, बाएं से ही मिलती है, थोड़ा यहाँ पर गड़ो, यहां से आना चाहिए था। चंद्रभागा नदी कहां से मिलती है? दाएं से। ठीक है, दाएं से ही मिलती है। अगला देखो, अगली इसमें आती है एक नदी, कौन सी? फिर से एक नदी आती है सोंग नदी। ठीक है, ये भी दाएं से आती है, सोंग नदी। सोंग नदी जो कि सुरकंडा से निकलती है। ठीक है, सुरकंडा टिहरी से निकलती है। सोंग नदी मिलती कहां पर है? रायवाला में। ठीक है, सोंग नदी जो कि सुरकंडा से निकलती है, रायवाला में मिलती है। सोंग नदी दून घाटी की एक प्रमुख नदी है। इसकी जो सहायक नदी है, देखो सिसवा, विद्यालना, वाल्दी और रौ, ये इसकी 4 सहायक नदियां हैं सोंग नदी की। ठीक है, सिसवा, विद्यालना, वाल्दी और रौ। एक बार प्रश्न बना था, वाल्दी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक है? सोंग की सहायक है। और सोंग नदी रायवाला में किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, दाईं ओर से आके मिलती है। सिसवा नदी देखो, इसकी 2 सहायक नदी हैं सिसवा नदी की, एक है रिस्पना। ठीक है, रिस्पना जिसको ऋषिपर्णा भी बोलते हैं, ऋषिपर्णा। और दूसरी कौन सी नदी है इसकी? बिंदाल। ठीक है, बिंदाल। बाकी देखो विद्यालना, वाल्दी नदी जिसके किनारे सहस्त्रधारा स्थित है, जो देहरादून में सहस्त्रधारा है, ठीक है, पर्यटन स्थल है, वो किसके किनारे स्थित है? वाल्दी के किनारे। तो सिसवा, विद्यालना, वाल्दी और रो। और जो रिस्पना और विंध्याल है, किसकी सहायक नदी है? सिसवा की। और रिस्पना को ही ऋषिपर्णा भी कहा जाता है। ठीक है, रायवाला में आके सोंग नदी किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो गंगा नदी तंत्र हम देख रहे हैं, इसमें हमने सोंग उपतंत्र भी देख लिया, हमने नयार उपतंत्र भी देख लिया, हमने चंद्रभागा भी देख लिया। ठीक है, एक आती है देखो यहाँ से सोलानी नदी, रुड़की से आती है सोलानी। ठीक है, इसी की सहायक नदी है रतमऊ। तो ये दोनों नदियां हरिद्वार में गंगा नदी से मिली। सोलानी, ठीक है, रुड़की इसके किनारे स्थित है, ये छोटा है, नदी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोलानी नदी के किनारे रुड़की स्थित है। ठीक है, रतमऊ सोलानी की सहायक आगे आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपका नदी तंत्र तो हो गया गंगा नदी। देखो इसमें आपने नयार नदी देख ली, इसमें आपने सोम नदी देख ली। ठीक है, ये आपने समझ लिया 96 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, और देश में कुल 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई, और भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और 4 नवंबर 2008 इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, गंगा नदी को। ठीक है,
2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी, और 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। देखो सबसे पहले नयार नदी आती है जो कि बाएं से मिलती है, सतपुली में पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम है, उसके पश्चात आगे बढ़ती है फूल चट्टी, इसको व्यास घाट भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, व्यास घाट भी किसी किताब में दिया गया है। फिर आगे चलती है, इसमें ऋषिकेश में दाएं से चंद्रभागा मिलती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है, देखो सोंग नदी मिलती है इसमें रायवाला में। सोंग की सहायक नदियां कौन सी है? सिसवा, विद्यालय, वाल्दी और रोह, ठीक है। ऋषि में यहाँ पर इसकी सिसवा की सहायक है और ऋषिपर्णा इसको बोलते हैं। एक बार प्रश्न आता है ऋषिपर्णा किसकी सहायक नदी है? ऋषिपर्णा किसका प्राचीन नाम था? इस तरह से बना हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, ठीक है। और बिंदाल किसकी सहायक है? सिसवा की। यहाँ तक आपका इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। सोलानी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, जो कि हरिद्वार में मिलती है और रुड़की से निकलते हुए आती है, ठीक है, हरिद्वार में ही मिलती है। अब देखो कुछ प्रमुख चीजें जो इसके किनारे स्थित हैं। देवप्रयाग से आगे निकले फूल चट्टी इसके किनारे स्थित है। ऋषिकेश और चंद्रभागा के बीच में, मतलब ऋषिकेश और फूल चट्टी के बीच में इसमें जो शहर आते हैं, देखो एक है कोडियाला, ठीक है, कोडियाला गंगा नदी के किनारे स्थित है। व्यासी, ये सब टेहरी में आते हैं, ठीक है, व्यासी गंगा नदी के किनारे स्थित है। देखो शिवपुरी, शिवपुरी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही आगे चलेंगे आप, चिला रेंज, चिला परियोजना किसमें है? गंगा नदी पर है। कहां पर? ये पौड़ी में आती है, ठीक है। चिला कहां पर आती है? पौड़ी में। जब आप मैप देखते हैं, ऋषिकेश से जब आगे जाती है ना नदी, ऋषिकेश से आगे जाते हैं जहां एम्स है, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ऋषिकेश में, उसके आसपास ये चिला रेंज आती है, ठीक है, वहीं पर ये परियोजना पड़ती है। तो चिला कहां पर आता है? पौड़ी में, वो वाला एरिया पौड़ी में आता है, ठीक है, नदी पार। नदी से इस तरफ जो एम्स वाला एरिया वो देहरादून में आता है और पार करके पौड़ी में आता है, ठीक है। श्यामपुर के आसपास से जो अंदर जाते हैं, तो चिला कहां पर आ गया? पौड़ी में। तो चिला भी किसमें है? गंगा नदी पर। कोडियाला, यहाँ से राफ्टिंग शुरू होता है गंगा नदी में। व्यासी गंगा नदी में, देखो शिवपुरी गंगा नदी में, इसके किनारे स्थित है, ठीक है। और साथ ही जो लक्ष्मण झूला है वो भी गंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है ऋषिकेश में। राम झूला गंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। और साथ ही आप लोग जो मुनि की रेती है वो भी गंगा नदी के किनारे लेकिन टिहरी में आता है। मुनि की रेती गंगा नदी के किनारे है लेकिन टिहरी में आता है। तपोवन जो मुनि की रेती से पहले पड़ता है, तपोवन, वो भी किस में आता है? टिहरी में आता है, लेकिन किस में स्थित है? गंगा नदी में, ठीक है। और नीलकंठ महादेव गंगा नदी के किनारे पौड़ी में स्थित है, गंगा नदी के किनारे है, पौड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो नदी जा रही है तो नदी के इस तरफ जो चीजें हैं, मतलब दाईं ओर, उनमें ये सब चीजें हैं, कोडियाला, व्यासी, शिवपुरी, ठीक है, ये सब कहाँ है? दाईं ओर है। और इसी में आपका जो कोडियाला, व्यासी, शिवपुरी, ठीक है, मुनि की रेती, तपोवन, ये सब कहाँ है? दाईं ओर है। और बाईं ओर क्या स्थित है? नीलकंठ महादेव, ठीक है, नीलकंठ कहाँ है? बाईं ओर है, पौड़ी जिले में आता है। और आगे चल के टिहरी और पौड़ी को ही लक्ष्मण झूला जोड़ता भी है, ठीक है, ये प्रश्न भी पहले बना हुआ है। फिर आगे इसमें देखो चिला आ गया, चिला के पश्चात हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो सभी जानते हैं आप गंगा नदी का महत्व ही हरिद्वार में सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये गंगा नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें इससे ज्यादा कुछ प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा। देखो सतपुली में पूर्वी और पश्चिमी नयार मिलती है, फूल चट्टी में नयार नदी गंगा से मिल जाती है, ठीक है। सोंग नदी यहाँ पर बाएं से रायवाला में मिल जाती है, चंद्रभागा दाएं से ऋषिकेश में मिल जाती है। सोंग के सहायक में सिसवा, विद्यालय, वाल्दी और रोह। वाल्दी के किनारे सहस्त्रधारा स्थित है। सिसवा के सहायक नदियां ऋषिपना जो कि देहरादून की प्रमुख नदी है और बिंदाल देहरादून की प्रमुख नदी है, ठीक है। कोडियाला, व्यासी, शिवपुरी, चिला रेंज ये सब किसके किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित, ठीक है। नीलकंठ महादेव, मुनि की रेती, तपोवन सब किसके किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे हैं। तो ये गंगा नदी के किनारे और जो गंगा नदी तंत्र है उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। और 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कोई फैक्ट इसमें बचता नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर समझ पाए होंगे, गंगा नदी तंत्र को, साथ ही उसके समस्त उपतंत्र को, ठीक है। ये दो ऊपर का हमारा कंप्लीट हो गया है, ऊपर का दो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग या फिर टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा और बताने के लिए बाध्य हूँ क्योंकि मैंने आपकी जिम्मेदारी ले रखी है अभी, ठीक। देखो 2 नदियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब गंगा नदी से ही एक नदी जो संबंधित है वो है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा को भी हम इसी में देखेंगे। उसके पश्चात हम जाएंगे पूर्व की ओर। पश्चिमी रामगंगा उद्गम कहां से होता है? दूधातोली से, ठीक है, दूधातोली से उद्गम होता है। आप लोग देखो क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। आप लोगों ने भी सपोर्ट करना है। आपको यदि अच्छी क्लासेस लग रही हैं
यदि आपको मतलब वाकई में लग रहा है कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है मेरे साथ, तो जुड़िए क्लासों के साथ और दूसरे को भी शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी इससे, आपको और बेहतर मेंटर की आवश्यकता है, तो आप लोग फिर किसी अन्य माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे से ही पढ़िए, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए, ठीक है। यकीन करिए यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जितना भी समय है 40 दिन का, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर देके जाऊंगा, ठीक है। देखो दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, जिसमें एक पश्चिमी रामगंगा है, एक हमने आटागाड़ भी देखी, ठीक है, पूर्वी प्लस पश्चिमी नयार हमने देखी, एक नदी इनके अलावा कौन सी है, विनो, ठीक है, विनो। देखो 1 2 3 4 और 5 पश्चिमी रामगंगा। इसको रथवाहिनी भी कहते हैं, ये पूछा गया पहले, रथवाहिनी किसका प्राचीन नाम है, किसका है, पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा जिसको रथवाहिनी भी कहते हैं, ठीक है। दूधातोली से निकलते हैं, दूधातोली से जो अन्य नदियां निकलती हैं इसमें आटागाड़ है, पूर्वी और पश्चिमी नयार है और विनो है, ठीक है। तो कहां से निकली है, दूधातोली से। पश्चिमी रामगंगा कहां से निकली, दूधातोली से निकली, ठीक है। कन्नौज, यूपी में कन्नौज एक स्थान आता है, यहाँ पर गंगा से मिलती है, ठीक है, गंगा से इसका मिलन होता है। लंबाई कितनी है इसकी, 155 किलोमीटर। छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। देखो ये फैक्ट आपने इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि जब कभी अचानक से आपसे कुछ पूछ ले ऐसी चीजें, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको 4 नदियां देगा मिलाने के लिए, या 4 सबसे लंबी नदियां दे देगा, जहां पर आपको ना भागीरथी मिलेगी, ना ही अलकनंदा मिलेगी, ना ही काली नदी मिलेगी, तब ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो देखो जो पश्चिमी रामगंगा है इसको रथवाहिनी भी कहते हैं, दूधातोली से निकलती है, आटागाड़, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और बेनू, 4 अन्य नदियां जो आटागाड़ जो दूधातोली से निकलती है, ठीक है। दूधातोली रेंज से निकली, कन्नौज तक गई, गंगा से में कन्नौज में मिलती है गंगा से, ठीक है। 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल, राज्य में, राज्य से बाहर की नहीं है, ये राज्य में इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां देखो, एक है बिरम, दूसरी है गकास और तीसरी है बीनो, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है। सहायक नदियां कौन कौन सी इसकी, एक है बिरमा, गकास और बीनो। 155 किलोमीटर लंबाई है और कालागढ़ डैम है इसी में बना हुआ, ठीक है, कालागढ़ डैम, कालागढ़ बांध है जो पौड़ी में, इसमें बना हुआ है रामगंगा नदी पर, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा में ही कालागढ़ बांध भी बना हुआ है। देखो इसमें जो अन्य फैक्ट हैं आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी किसकी सहायक है, ठीक है, कोसी नदी किसकी सहायक है, ये है रामगंगा की सहायक, ठीक है। यूपी में मिलती है, स्थान यहाँ पर लिखा नहीं है, तो यूपी में मिल जाती है। कोसी नदी कहां से निकलती है, धार पानी धार से, धार पानी धार यानी कि अल्मोड़ा से निकलती है, ठीक है। कोसी नदी किसकी सहायक है, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। कुल इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कुमाऊं में धान का कटोरा किसको कहते हैं, कुमाऊं में धान का कटोरा किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी घाटी को, ठीक है, कोसी नदी घाटी। इस नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो कोसी नदी कहां से निकलती है, देखो धार पानी धार से निकली, 168 किलोमीटर बहने के बाद रामगंगा में उत्तर प्रदेश में मिलती है, ठीक है। तो 168 किलोमीटर इसकी राज्य में लंबाई है, 155 किलोमीटर रामगंगा की राज्य में है और 168 किलोमीटर कोसी की राज्य में है, ठीक है। कोसी की जो प्रमुख सहायक नदी एक है सियाल नदी, ठीक है। सुयाल नदी है, सियाल नदी जो अल्मोड़ा में, जिसके किनारे लाखों उडियार है, ठीक है, जिसके किनारे पेटसाल है, जिसके किनारे फड़कनोली, वो नदी है सियाल नदी, सोयाल नदी है फिर उसको, ठीक है। सुवा नदी भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, वो नदी किसकी सहायक है, कोसी की, ठीक है। सियाल नदी किसकी सहायक है, कोसी की है। इसके अलावा देखो इसकी जो अन्य सहायक नदी है कोसी की सहायक, कोसी की सहायक, ठीक है, कौन सी है, देखो एक तो है इसमें देवगढ़, ठीक है, देवगढ़, सुमालीगढ़, देवगढ़, सुमालीगढ़ और मिलोनगढ़, ठीक है, देवगढ़, सुमालीगढ़ और मिलोनगढ़, ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं कोसी की, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। दूधातोली से निकली रामगंगा, कहां पर गई, कन्नौज में, गंगा से मिलती है। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है, 155 किलोमीटर।
इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी। राज्य में इसकी लंबाई कितनी? 168। ये अलग इसलिए दे रखी क्योंकि ये राज्य में नहीं मिलती है, ये यूपी में मिलती है। ठीक है, ये यूपी में स्थान में मिलती है कहीं पर, गढ़मुक्तेश्वर साइड वहां पर है। ठीक है, यहाँ पर ही मिलती है यूपी में, कोसी नदी यूपी में मिलती है। ठीक है, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है राज्य में, और रामगंगा की कितनी? 155 किलोमीटर राज्य में लंबाई है। तो रामगंगा की जो अन्य सहायक नदियां उसमें बिरमा, गगास और बीनो, और कालागढ़ बांध भी रामगंगा में बना हुआ है। ठीक है, और कोसी की जो सहायक नदियां देखो, एक तो सुयाल नदी है, एक सुयाल भी लिख लो यहाँ पर। ठीक है, सुयाल नदी। सुयाल के अलावा देवगाड़, सुमालीगाड़ और मिलोनगाड़, ये किसकी सहायक है? कोसी की सहायक है। ठीक है, तो ये हो गया देखो पश्चिमी रामगंगा तंत्र, जो कि रथवाहिनी के नाम से जानी जाती है। कोसी, कोसी को ही कोसिला भी बोलते हैं। ठीक है, कोसिला भी इसी को कहा गया है। और कुमाऊं में धान का कटोरा किसको कहा जाता है? कुमाऊं में जो कोसी नदी है, इसके घाटे को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट है नदी, और साथ में उसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, वहां से प्रश्न बन सकते हैं। इसी कोसी नदी के किनारे एक शहर स्थित है, रामनगर। ठीक है, हेनरी रैमजे ने इस नगर को बसाया था, रैमजे नगर करके, पहले इसको रैमजे नगर कहा जाता था। ठीक है, धीरे धीरे उसका जो अपभ्रंश हुआ रामनगर के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, पहले इसको रैमजे नगर कहा जाता था और रैमजे ने ही इसको बसाया था। ठीक है, जो कमिश्नर था रैमजे ने इसको बसाया था। तो कोसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? रामनगर। ये दोनों ऐसी नदियां जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है, रामगंगा भी और कोसी भी। ठीक है, ये पश्चिमी रामगंगा की यहाँ पर चर्चा हो रही है, पूर्वी रामगंगा हम देखेंगे काली नदी तंत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो गढ़वाल की नदी है वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है आज। ठीक है, इसमें अब गढ़वाल की कोई नदी बची नहीं है। साथ ही कुमाऊं की हमने कोसी नदी देखी है, और इसके अलावा 1 घंटे की क्लास तो हो ही चुकी है, तो इसलिए अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे काली नदी के बारे में। ठीक है, मैं पहले ही बताया था कि बहुत लंबा ही टॉपिक है। प्रयास मैंने किया कि 1 घंटे में इसको समझा सकूं, लेकिन इतना हो नहीं पाया। फिर भी देखो, आपकी भी खिचड़ी बन जाएगी। नहीं तो सारी नदियां, तंत्र याद रखना है, ये लाइन यहाँ से आ रही, तंत्र का तंत्र बन गया पूरा नदियों का। ठीक है, तो ये नदियां आपने ऐसे ही याद रखनी है, किसी में 2-3, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही तोड़ के पढ़ो, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, आज का आपका होमवर्क क्या है? आपने नदियां याद रखनी है, इनकी लंबाई याद करनी है, नदियां याद करनी है अच्छे से, कौन किसके सहायक है, कौन सा प्रयाग कहाँ पर बन रहा है, कौन सा शहर किसके किनारे स्थित है, जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन तो करना ही करना है। साथ ही में ताल, ठीक है, प्रमुख ताल दोनों जगह के, कुमाऊं के भी गढ़वाल के भी। ठीक है, कोई आपको बिल्कुल छूट नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आपको छूट देना व्यर्थ है ना। आपका एग्जाम है, आपको निकालना है, तो फिर पढ़ने के लिए छूट देना व्यर्थ है। ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क है। आपने कुमाऊं का ताल और गढ़वाल का ताल, ये आपने ध्यान रखना है, दोनों याद करना है। और एक चीज आप और बताइएगा, लाइव यदि आपको मेरे को आना है प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, तो उसके संबंध में अपनी राय जरूर दीजिएगा, तब मैं उस हिसाब से समय सेट करूंगा और समय निकालूंगा। और चुनिंदा प्रश्न, ज्यादा नहीं, देखो 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आऊंगा, 20, 25, 30 प्रश्न करूंगा, उसके बाद बंद है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं करेंगे उसमें हम चर्चा। मैं आऊंगा तभी जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे। ठीक है, 50-100 लोग जुड़े तो अच्छा भी लगेगा। तो कुमाऊं के ताल और गढ़वाल के ताल आपने ध्यान रखने प्रमुख तालों में। ठीक है, सारे ताल आपने पढ़ने, कौन सा ताल कहाँ है, ताल की विशेषता क्या है, कौन सा 7 कोने वाला है, कौन सा 3 कोने वाला है, किसकी क्या विषय, कौन सा 6 कोने वाला है, कौन सा हिमानीकृत है, कौन सा नहीं, ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है, आपने याद करना है होमवर्क में। दूसरा देखो, जो दूसरा होमवर्क है आपके लिए, उसमें आपने पढ़ना है एक तो मंगलेश डबराल, ठीक है, कवि परिचय में मंगलेश डबराल, और साथ ही राजेश जोशी। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कवि परिचय में मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, इन दोनों के बारे में जितना भी फैक्ट है आपको याद करना है। इनकी रचनाएं, इन्हें जो जो पुरस्कार मिला है, सब मैंने लिखा रखा है, एक एक फैक्ट लिखा रखा है, छोटी से छोटी चीज, जाओ नोट करो। ठीक है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस फोन चलाओ, निकालो, लिखो और फिर याद करो। ठीक है, तो मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, ये दोनों कवि में आपने ध्यान रखने हैं। साथ ही 5 पर्यायवाची, 5 विलोम, 5 तद्भव, 5 तत्सम, 5 मुहावरे, ये डेली का आपका काम है, आपने स्वयं से करना है। आप टिक करते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, बहुत समय, 10 घंटे आपके पास बहुत होते हैं, फिजिकल भी यदि आप करें तब भी 10 घंटे बहुत होते हैं। तो प्रमुख ताल आप ध्यान रखिएगा आज के, कवि परिचय मंगलेश डबराल और राजेश जोशी आपने पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ ही आपने सारी नदी तंत्र जितना मैंने आज बताया उसको रिवीजन करना है, उसके किनारे जो भी शहर है वो एज इट इज याद करने हैं आपको। और एक और चीज आपने करनी है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं है, जनवरी के प्रमुख दिवस,
ठीक है। जैसे राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, जो थल सेना दिवस है, इसके अलावा जो पराक्रम दिवस है हाल ही में मनाया गया 23 जनवरी को, कुछ दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस तो सभी जानते हैं, जितने भी दिवस हैं, सर्वोदय दिवस, ये सब दिवस आपने याद रखने हैं। आज केवल जनवरी के दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, हालांकि ये भी कम है, लेकिन इतना सारा यदि आप याद कर लेते हैं, कुछ चीजें आप स्वयं से भी पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मेरे भरोसे बैठे हैं, तो जो आप स्वयं से पढ़ रहे हैं वो आपका अलग है, ये मेरा काम है जो आपका 2-2.5 घंटा आपका लेगा, कम से कम उससे ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।